नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट का विस्तार से सुनवाई किए बिना आदेश देने से इनकार। ईडी को नोटिस जारी, 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आतिशी ने कहा हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी नेताओं को ईडी का समन, सूत्र बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमित पालेकर, रामाराव वाघा को समन भेजा गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है आप नेता दत्ता प्रसाद नाइक को भी समन भेजा गया है। ईडी ने तीनों नेताओं को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्र बड़ी खबर दे रहे हैं। और इस बीच मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का सस्पेंस खत्म हो गया है। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रामपुर से एसपी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने पर्चा भरा है रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उधर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों का ऐलान हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक सीट को लेकर मंथन अभी चल रहा है। उधर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी 7वीं लिस्ट जारी की है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है। अब तक कुल 407 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। उधर टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता अश्विनी चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे की नाराजगी दूर हो गई। पार्टी ने कहा भविष्य में उचित दायित्व दिया जाएगा। अश्विनी चौबे ने कल होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी है। हिमाचल से बड़ी खबर है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने आला कमान को फैसले की जानकारी दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा अब आला कमान के ऊपर है कि वो क्या तय करते हैं। उधर हिमाचल से पंजाब की तरफ बढ़े तो आम आदमी पार्टी को आज वहां डबल झटका लगा है। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। जालंधर पश्चिम से पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप घोष को चुनाव आयोग का नोटिस। सुप्रिया श्रीनेत को कंगना पर टिप्पणी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और दिलीप घोष को ममता बनर्जी के पिता वाले बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर, कल केजरीवाल कोर्ट में क्या खुलासा करने वाले हैं। उनकी पत्नी ने शरीर आत्मा वाली कौन सी भावुक अपील की है। दूसरी खबर, दिन में पीएम मोदी ने बीजेपी की 3 महिला उम्मीदवारों से फोन पर क्यों बात की और इस चुनाव में आधी आबादी वोट शक्ति कैसे बनी। 2 दिन में पीएम ने 3 महिला उम्मीदवारों से बात की है। तीसरी खबर, रामपुर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन दूर हो चुका है। इसके पीछे की आजम स्टोरी क्या है यह आपके सामने होगी। चौथी खबर, अमेरिका में हीरो हिंदुस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन किन भारतीयों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और 5वीं खबर, इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। क्राउन प्रिंस का यह ऐतिहासिक फैसला कट्टरपंथियों को क्यों चुभ रहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में पहली खबर सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई है। कल क्या खुलासा करेंगे केजरीवाल। जी हां, इस खबर के केंद्र में शरीर और आत्मा जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। ईडी रिमांड में केजरीवाल का 6ठा दिन है। 6ठे दिन दिल्ली विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। पहला ये कि सीएम केजरीवाल की पत्नी ने 2 मिनट 42 सेकंड का एक वीडियो बयान जारी किया। बयान में क्या कहा वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। दूसरा, सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल केजरीवाल कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासा क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरा, केजरीवाल की कस्टडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आज विधानसभा में आप और बीजेपी विधायकों के बीच टक्कर हुई है। चौथा, ईडी के एक्शन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ऐसा क्या हुआ जिसने केजरीवाल सरकार के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। और इसके अलावा 5वां अपडेट यह है कि जेल से केजरीवाल की सरकार नहीं चलेगी। बीजेपी ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल का 2 मिनट 42 सेकंड का वो बयान जिसमें उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा है कि उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना
उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता केजरीवाल का 2 मिनट 42 सेकंड का वीडियो बयान इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ। आयु, सेहत, सफलता, शरीर, आत्मा। 22 मार्च को केजरीवाल के ईडी रिमांड में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल उनसे 4 बार दफ्तर जाकर मुलाकात कर चुकी हैं। वो 23, 24, 25 और 26 मार्च को 4 दिन लगातार केजरीवाल से ईडी दफ्तर जाकर मिली। केजरीवाल की रिमांड पूरी होने के एक दिन पहले वो वीडियो के जरिए सामने आई। पहले केजरीवाल की तबीयत के बारे में जानकारी दी। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। सुनीता केजरीवाल ने बताया है कि कल केजरीवाल कोर्ट के सामने शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। हालांकि सुनीता केजरीवाल के बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके इस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के शरीर और आत्मा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। इधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सुनीता केजरीवाल के बहाने विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं। फिलहाल इस मामले में केजरीवाल के परिवार से लेकर पार्टी तक बीजेपी और ईडी के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खुला है। तो केजरीवाल की पत्नी इमोशनल अपील कर रही हैं। आज भी वो ईडी दफ्तर जाकर पति से मिली हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान वो मैं भी केजरीवाल का नारा लिखी टी-शर्ट पहने दिखे। दिल्ली विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर प्रोटेस्ट हुआ। आपके साथ बीजेपी ने सड़क पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोला। आज हुए विरोध प्रदर्शन की ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की जो सोच है, उसने आज हर विधायक को केजरीवाल बना दिया, हर पार्षद को केजरीवाल बना दिया। लेकिन अब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों? ये इसलिए जेल में है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल को रिहा करो। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम कोर्ट्स में जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इलीगल अरेस्ट हो रखी है केजरीवाल जी की, उसको तुरंत रिहा किया जाए। तो जेल में, वो भी भ्रष्टाचार में, और ऊपर से मुख्यमंत्री की गद्दी पे चिपके बैठे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल है, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गई है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। और विरोध प्रदर्शन के बीच गिरफ्तारी को चुनौती और ईडी रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है। 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 3 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट में आज केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील के बीच किस तरह से दलीलें रखी गई, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने रखा। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट के समक्ष दलील रखने के लिए पेश हुए। एसवी राजू ने कहा कि हमने याचिका की कॉपी मांगी थी, ये काफी बड़ी है, ऐसे में हमें जवाब दाखिल करना होगा। जवाब में सिंघवी ने कहा कि मुझे कुछ अहम बात कहनी है। इसके जवाब में एएसजी राजू ने कहा कि बहुत सी जरूरी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारा जवाब दाखिल करना जरूरी है। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता जेल में है। कल देर रात याचिका के डिफेक्ट्स को दुरुस्त किया गया, ऐसे में याचिका की कॉपी कैसे दे देते? इसका जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमें आपत्तियों के साथ कॉपी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम कोर्ट तैयारी के साथ आएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी खामियां चिन्हित की जाएंगी। इस न्यायालय में ये प्रथा है कि जब खामियां दूर हो जाती हैं, तब याचिका प्रस्तुत की जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मैंने आपको बहस करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, अब एएसजी को बहस करने दीजिए। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। ऐसा क्या है जो आप गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे? गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी? एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपी ये तय नहीं कर सकता है कि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि कोर्ट से ईडी को जारी नोटिस में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को लेकर जो कानूनी वैधता पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर ईडी 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी। कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पे सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिले हैं। रिहाई पर कोई आदेश देते समय ये देखना भी जरूरी होगा। और बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जेल से निर्देश देने का कड़ा विरोध कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की कॉपी पुलिस कमिश्नर को सौंपी। शिकायत में केजरीवाल के ईडी दफ्तर से निर्देश देने का विरोध किया गया। इसके अलावा बीजेपी की मांग है कि ईडी हिरासत से केजरीवाल के जारी निर्देश गैर कानूनी है। केजरीवाल के ईडी कस्टडी से निर्देश देने पर रोक लगे। हिरासत से केजरीवाल के अब तक 2 निर्देश जारी हो चुके। दिल्ली में जारी संवैधानिक संकट पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी कस्टडी के खिलाफ कल कोर्ट में कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट 400 पार के लिए, 400 पार के लिए चुनाव में कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, अब यह बड़ी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। असल में पीएम मोदी इन दिनों बीजेपी की महिला प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। उनसे उनके क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार पर अपडेट ले रहे हैं। उस राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने का वादा भी कर रहे हैं। ऐसा करके वो देश भर की महिला मतदाताओं को एक संदेश दे रहे हैं और उन्हें बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है अमृता राय, राजघराने से संबंध रखने वाली राजमाता। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं। पीएम मोदी ने इनसे फोन पर करीब 9 मिनट तक बात की। इस दौरान बंगाल में कथित भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक बड़ा वादा भी किया। आप पहले दोनों की फोन पर हुई बातचीत का ये छोटा सा अंश सुनिए। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। बंगाल में गरीबों से लूटा गया पैसा ईडी की तरफ से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उनके पास वापस कैसे पहुंच पाएगा, इसके लिए मोदी सरकार किन कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है,
इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार बंगाल में किसी महिला प्रत्याशी से फोन पर बात की थी। उन्होंने एक दिन पहले संदेश खाली आंदोलन का चेहरा रही और बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा महापात्रा से बात करके उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा था। ये भी सुनिए। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम। असल में पश्चिम बंगाल में महिला वोटर चुनाव में बड़ा फैक्टर है। पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड कहता है कि महिला मतदाता का झुकाव टीएमसी की ओर ज्यादा रहा है। टीएमसी की सरकार बनाने और लोकसभा में ज्यादा सीट दिलाने में महिला मतदाताओं की खासी भूमिका रही है। 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के 48% वोट टीएमसी को मिले थे। इनकी मदद से राज्य में ममता सरकार बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे देखें तो उस समय पुरुषों से अधिक महिलाओं के 47% वोट टीएमसी को मिले थे और ममता बनर्जी को 22 सीट जीतने में मदद मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजे देखें तो यहाँ भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के 50% वोट टीएमसी को ही मिले थे और राज्य में एक बार फिर से ममता सरकार बनी थी। बीजेपी को इस बार 400 पार जाना है और बंगाल में 2019 में जीती हुई अपनी 18 सीटों से आगे निकलना है, तो दीदी का ये किला ध्वस्त करना होगा। और शायद इसी रणनीति के तहत बीजेपी बंगाल में इस बार अब तक घोषित 38 उम्मीदवारों में से 7 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। मोदी जी स्वागतम। और बंगाल के अलावा एक दिन पहले पीएम मोदी ने केरल में बीजेपी की महिला प्रत्याशी प्रोफेसर सरासू से फोन पर बात की थी। उनसे बातचीत में भी पीएम मोदी ने राज्य के कई सहकारी बैंकों में अनियमितता का मुद्दा उठाया था। प्रोफेसर सरासू एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जिन्हें बीजेपी ने रविवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बीजेपी ने उन्हें ही केरल में उम्मीदवार क्यों बनाया? केरल में इस रणनीति से दक्षिण का खिलाफ भेदने की कौन सी रणनीति है? बीजेपी को देश भर की महिला मतदाताओं से इस बार बड़ी उम्मीद क्यों है? इसे भी समझिए। असल में आधी आबादी अब बीजेपी का नया वोट बैंक है। सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं कि देश में महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। 2019 के चुनाव में देश भर में बीजेपी को औसतन 36% महिलाओं का वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 20% और बाकी के 44% वोट टीएमसी, बीजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों को मिले थे। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा समेत 12 राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। इन राज्यों में लोकसभा की 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी ने इन सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जबकि महिला मतदाताओं ने केरल में भी जमकर मतदान किया था। यहां महिला वोटरों का औसत टर्नआउट करीब 79%, 79% था। लेकिन तब केरल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि अब स्त्री शक्ति कार्यक्रम के जरिए बीजेपी केरल में उलटफेर की कोशिश में है और इसीलिए यहां की 20 सीट में से पार्टी ने 4 महिलाओं को टिकट दिए। पीएम मोदी की रणनीति में महिलाएं अहम क्यों हैं? इसे ऐसे समझिए कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना को बांटने की राजनीति कहते हैं और जवाब में वो देश में सिर्फ 4 ही जातियां गिनाते हैं: गरीब, युवा, किसान और महिला। पीएम मोदी कहते हैं कि इनका विकास किए बिना देश विकसित नहीं हो सकता। तो हमने आपको अपनी बंगाल रिपोर्ट में बताया कि पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय से बातचीत में ईडी को लेकर बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में जब्त 3000 करोड़ रुपए की अटैच संपत्ति से पैसा निकालकर गरीबों में बांटेंगे। इसके लिए वो एडवाइस भी ले रहे हैं, लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो यह बड़ा काम कैसे होगा और क्या देश के करोड़ों गरीबों के लिए इसे पीएम मोदी की नई गारंटी मानी जाएगी? आपके सामने एक आंकड़ा रखते हैं। पिछले 10 साल का मोदी सरकार का राज्यसभा में पेश आंकड़ा कहता है कि इस दौरान ईडी एक्शन में 1,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक आय जब्त की गई है, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई है उसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और पीएम मोदी जो नियम कानून बंगाल को ध्यान में रखकर बनाने की बात कर रहे हैं, अगर वो देश भर में लागू हुआ
तो इतने करोड़ रुपए आगे चलकर गरीबों में बंट सकते हैं और मोदी की इस गारंटी से इन गरीबों का विकास हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गारंटी कब पूरी होगी इसका इंतजार तो सबको है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आधी आबादी को साधने में जुटे हैं। विपक्षी दलों में उधर अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही। अब रामपुर और मुरादाबाद की आजम स्टोरी को आप ध्यान से देखिए। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आज पार्टी को बुरी तरह फंसा दिया। आजम खान की जिद के आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजबूर हो गए। आजम खान की वजह से रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर पार्टी में जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गई। इसी कंफ्यूजन के कारण रामपुर और मुरादाबाद में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार आमने सामने हो गए। उधर रामपुर में भी नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बटी रही। मुरादाबाद सीट से सांसद एसटी हसन ने मंगलवार को नामांकन भरा था। आज रुचि वीरा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यही स्थिति रामपुर में रही। रामपुर में नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भरा, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा नॉमिनेशन पेपर भरने की तैयारी करने लगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी में फैली कंफ्यूजन का आजम खान का क्या कनेक्शन है। दरअसल मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को अपना कैंडिडेट बना दिया था। उन्होंने अपना नॉमिनेशन तक फाइल कर दिया, लेकिन आजम खान रुचि वीरा को उम्मीदवार बनवाना चाहते थे। उनकी जिद के चलते ही रुचि वीरा ने नॉमिनेशन फाइल किया। और इसी तरह रामपुर में समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है, जबकि आजम खेमे ने पहले इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया। और आज आजम समर्थक आसिम रजा नॉमिनेशन पेपर खरीदने पहुंच गए। मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन भर यह पहेली सुलझाने की कोशिश करते रहे कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। आखिरकार आजम खान की प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद जब अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदला, तब जाकर दोनों जगह स्थिति क्लियर हुई। मुरादाबाद से अखिलेश यादव को अपने पसंदीदा उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन को हटाना पड़ा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर में ऐसा पेंच फंसाया कि अखिलेश यादव को कदम पीछे खींचने पड़े। अखिलेश यादव मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लड़ाना चाहते थे, लेकिन आजम खान ने रुचि वीरा को आगे कर एसटी हसन को उम्मीदवारी की रेस से आउट करा दिया। सूत्रों के मुताबिक एसटी हसन को आज नामांकन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही पर्चा भर दिया। इस बात से अखिलेश यादव नाराज हो गए। मंगलवार शाम को ही उन्होंने रुचि वीरा को नामांकन करने के लिए कहा था। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। इस बात से एसटी हसन के समर्थक गुस्से में आ गए। सड़क पर उतरकर पार्टी के फैसले का विरोध होने लगा। रुचि वीरा ने आज मुरादाबाद से नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन दोपहर तक भ्रम की स्थिति बनी रही। ना क्या चाहिए, आप सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे, और क्या। मैम, आप आज जहाँ पे कल भी नॉमिनेशन कराया था समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन साहब ने, तो क्या उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है? आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। जो फार्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था, उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट बनी, तो अखिलेश यादव ने एसटी हसन को फोन कर अपना नाम वापस लेने को कहा, जिसके बाद उनके समर्थकों में मायूसी फैल गई। ये मायूसी एसटी हसन के चेहरे पर भी दिखी। ऐसा मुझे पता चला है, वो दिए जाते हैं जिला वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक है, जिसको चाहे लाए, जिसको चाहे ना लाए। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आजम खान ने रुचि वीरा को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाए जाने की पैरवी 22 मार्च को की थी। इसी दिन सीतापुर जेल में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई थी। और रामपुर में भी आजम खान की जिद के कारण पार्टी में भ्रम की स्थिति रही। आजम समर्थक तो खुली बगावत पर उतर आए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया गया था, तो आज आजम खेमे के एक नेता नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी कर चुके। सवाल यह है कि आजम खान आखिर अखिलेश यादव से चाहते क्या थे और क्या है रामपुर में आजम खेमे की नाराजगी की वजह। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने इसे लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर दी। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको रामपुर में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की इनसाइड स्टोरी समझ में आएगी।
आजम खान ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत लोकसभा सीट में से एक रामपुर में फंसा दिया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बाइकाट कर रहे हैं। ये ऐलान आजम समर्थकों ने मंगलवार को किया था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेल में बंद आजम की चिट्ठी रामपुर पहुंच गई थी, जिसमें चुनाव बहिष्कार की बात लिखी थी। आजम समर्थकों की ये नाराजगी एक दिन की नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते उस दिन से हुई जब अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे। इस बात से आजम खान नाराज हो गए और फिर एक चिट्ठी के रूप में आजम खान ने अपना संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचा दिया। आजम खान खेमे की खोली बगावत ने अखिलेश यादव को नाराज कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने रामपुर के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश शुरू की जो दमदार हो और जिसका कम से कम विरोध हो। मंगलवार शाम होते होते अखिलेश यादव के साथ मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। फिर औपचारिक खबर आई कि मौलाना नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मौलाना नदवी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम हैं। वो रामपुर के ही रहने वाले हैं। टिकट कंफर्म हुआ तो मौलाना नदवी मंगलवार रात रामपुर पहुंच गए। आज रामपुर में नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, इसलिए आनन फानन में मौलाना नदवी का टिकट रामपुर पहुंचाने की कवायद हुई। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चार्टर्ड प्लेन से मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद से रामपुर की सड़क से दूरी करीब 27 किलोमीटर है। नरेश उत्तम पटेल पार्टी का अधिकृत पत्र लेकर रामपुर पहुंचे। उसके बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हुई। आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा उम्मीदवार असीम राजा ने भी नामांकन का फॉर्म खरीद लिया। तो आजम खान की शर्त ने अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया था। दिक्कत यह थी कि मुरादाबाद और रामपुर दोनों जगह नामांकन का आज आखिरी दिन था, इसलिए अखिलेश यादव ने बीच का रास्ता निकाला। वो नहीं चाहते थे कि यह संदेश जाए कि आजम खान जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए उन्होंने रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी के लिए मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दे दिया। इस तरह उन्होंने आजम खान को भी मना लिया। गौर करने वाली बात यह है कि मुरादाबाद और रामपुर समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि परंपरागत रूप से यहां समाजवादी पार्टी जीतती रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 47% है, जबकि रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अखिलेश यादव और आजम खान ने भले ही आपसी समझौते से बड़े सियासी विवाद का हल निकाल लिया, लेकिन आजम खान की पावर पॉलिटिक्स ने मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी को दो खेमों में बांट दिया। यूपी के बाद खबर अब बिहार की करते हैं, जहां इंडिया गठबंधन में बिग पॉलिटिकल गेम चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है बिहार भी। विपक्षी अलायंस में ये खेल क्या है, कौन किसके साथ खेल रहा है, ये जानने के लिए पहले आपको कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर अब से कुछ देर पहले क्या हुआ है ये बताते हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव खबर है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बनी है। एक और सीट है जिस पर चर्चा जारी है। कांग्रेस के कोटे में कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब और सासाराम सीट आ रही है। इसके अलावा एक सीट शिवहर या महाराजगंज कांग्रेस को मिल सकती है। अगर आप सीट समझौते को गौर से देखें तो इसमें ना आपको औरंगाबाद नजर आएगा और ना ही पूर्णिया का नाम दिखेगा। खासतौर से पूर्णिया को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में ठनी हुई थी। वो सीट कांग्रेस के हाथ से अब छिनती दिख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट में पूर्णिया का नाम नहीं है, जबकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लड़ने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने कई बार कहा था कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आज भी उन्होंने यही दोहराया। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी
तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। तो पप्पू यादव का समीकरण तब बिगड़ गया जब जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने पाला बदलते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। वो भी इसी इलाके से आती हैं। आज बीमा भारती ने डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि वो पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने जा रही। वहीं पप्पू यादव को आज भी उम्मीद है कि आखिर में वही इस सीट से ताल ठोकेंगे। हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। सर क्या तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से करूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। और बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि पप्पू यादव के साथ सीट का यह खेला लालू प्रसाद यादव ने किया। पहले पूर्णिया से आने वाली बीमा भारती की पार्टी में एंट्री कराई गई और फिर उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने का बयान दिलवाया गया। यही दर्द आज पप्पू यादव के बयान में भी झलका। कल अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ था। मेरे पीछे ये तस्वीर देखकर आपको याद आ रहा होगा। लेकिन भारतीयों की सूझबूझ से सुपर पावर अमेरिका बड़ी त्रासदी का शिकार होने से बच गया और अमेरिका में हीरो हिंदुस्तान गूंजा। बाल्टीमोर में सोमवार की देर रात एक कार्गो जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और इस टक्कर से करीब 3 किलोमीटर लंबा यह पुल ताश के पत्तों की तरह बिखरकर नदी में गिर गया। इस घटना के बाद पूरा अमेरिका हिंदुस्तानियों को हीरो बता रहा है। ऐसा क्यों है, यह हादसा कैसे हुआ, ये सब आपको बताएंगे। पहले आप 54 सेकंड का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखिए। अमेरिका के बाल्टीमोर में कार्गो जहाज की फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज की टक्कर का एक एक फ्रेम देखिए। ये आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगेगा। The bridge is gone. Oh my God. 300 मीटर लंबे इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा था। डाली नाम का ये जहाज बाल्टीमोर बंदरगाह से निकला। कंटेनर से लदी ये शिप जब ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी तब ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए, गाड़ियां फुल स्पीड से दौड़ रही थी। कार्गो शिप 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुल के करीब आ रहा था। हादसा बिल्कुल नजदीक था, उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही भी जारी थी। इसी दौरान पुल के एक पिलर से जाकर जहाज भिड़ गया और देखते ही देखते ये लंबा चौड़ा ब्रिज बिखरकर पटाप्स्को नदी में गिर गया। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा कार्गो जहाज पर भी गिरा। मलबे में फंसकर शिप तो रुक गई, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ा। जिस जगह यह दुर्घटना हुई वहां का तापमान -1 डिग्री था। इस हादसे के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। अब सोचिए, इतना बड़ा हादसा, यहां पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तानियों की सूझबूझ की वजह से यहां आज पूरा अमेरिका न केवल उनका शुक्रगुजार है बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की। अमेरिका में हुए इस हादसे की वजह का खुलासा भी हो गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब जहाज बाल्टीमोर बंदरगाह से निकला तभी उसका कंट्रोल छूट गया। इसका मतलब यह था कि जहाज पर क्रू सदस्यों का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ना तो वो इसे मोड़ सकते थे और ना ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकते थे। उनको टक्कर का अंदाजा हो चुका था और इसीलिए उन्होंने तुरंत मैरीलैंड के अधिकारियों को वार्निंग दी। इसके बाद हादसे से पहले ही वाहनों को पुल पर जाने से रोक दिया गया। हालांकि कार्गो शिप में खराबी क्यों आई और कैसे वो रास्ता भटक गया, इसका पता नहीं चल सका है। पुल से टकराने वाले मालवाहक जहाज के चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय हैं। वक्त रहते उनकी सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। अब इन हिंदुस्तानियों की तारीफ राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर पूरा अमेरिका कर रहा है।
अमेरिका के बाल्टीमोर में हुए हादसे की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। भारतीय क्रू के सदस्यों ने जिस तरह से अमेरिका में एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया, उसके लिए बाइडेन ने जमकर तारीफ की। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. Our state is in shock. वहीं मैरीलैंड के गवर्नर ने भारतीय चालक दल को हीरो बताया। वक्त रहते वार्निंग के कारण वाहनों को पुल पर जाने से रोका जा सका। But I have to say I'm thankful for the folks who once the warning came up and once notification came up that there was a mayday, who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives last night. मैरीलैंड के गवर्नर वेस मोरे ने फिलहाल इस मामले में किसी तरह के आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. बाल्टीमोर में ये ब्रिज रात के वक्त गिरा। अगर दिन में ये घटना होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर दिन में ये घटना होती या इस पुल पर ट्रैफिक चल रहा होता, अगर हिंदुस्तानी क्रू ने इस पुल का ट्रैफिक वार्निंग देकर रुकवाया ना होता। अमेरिकी पुल से टकराने वाला मालवाहक जहाज डाली 2016 में बेल्जियम के बंदरगाह से निकलते समय पोर्ट के एक सिरे से टकरा गया था। जी हां, यही जहाज। तब इस एक्सीडेंट के बाद इस जहाज का रिव्यू किया गया था और तब पता चला था कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कतें हैं। इस जहाज को इन खामियों के कारण समुद्री संचालन के अयोग्य ठहराया गया था। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट समझौता तय। कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बनी, एक पर चर्चा जारी। विवादास्पद बयान पर चुनाव आयोग का कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को नोटिस। 29 मार्च की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी प्रत्याशी होंगे। मनोहर लाल के इस्तीफे से खाली हुई यह सीट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रयागराज, सीतापुर, गाजियाबाद, मथुरा, महाराजगंज और बुलंदशहर के लिए नाम तय। महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का नाम नहीं। राजस्थान के राजसमंद में कांग्रेस को झटका। पार्टी प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत का चुनाव लड़ने से इनकार। 48 घंटे से फोन स्विच ऑफ कर हुए अंडरग्राउंड। बीजेपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। अमरावती में मौजूदा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया। चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल प्रत्याशी। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को डबल झटका। जालंधर के मौजूदा एमपी सुशील रिंकू और जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक घोषित। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कुल 40 लोगों के नाम। और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव गुट के दावे पर भड़के संजय निरुपम। आला कमान को दिया अल्टीमेटम, कहा सिर्फ 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा, मेरे सामने विकल्प खुला है। और आगे देखिए, शाह का इशारा अब पीओ के हमारा, द पीएम फैक्टर।